नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हम रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। इसी सीरीज में हम आज के टॉपिक देखेंगे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं वही सब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अकार्बनिक रसायन क्या होता है। कि अकार्बनिक रसायन जो होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आप कार्बन का अध्ययन नहीं किया जाता है, अर्थात उसके ऐसे तत्व और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो इसी को लेकर आप देखेंगे कि इसी में ही अकार्बनिक रसायन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला प्रश्न है, देखते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न किया था। ऑप्शन है आपके सामने 100 वर्ष, 150 वर्ष, 75 वर्ष या 50 वर्ष। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी कब बनी थी, उसके कितने वर्ष पूरा होने पर यह जश्न किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर देते जाइए, है ना। एक एक प्रश्न का एक एक आंसर, जैसे एक का आप देते जाइए ए या बी, ऐसे ऑप्शन देते जाइए, ठीक है। एक का, दो का नंबर लिखेंगे क्वेश्चन का और उसका ऑप्शन लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो यूनेस्को ने जो बनाया था उत्सव जो है वो रासायनिक आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरा होने पे जो है आपका 150 वर्ष पूरा होने पे यह उत्सव मनाया था। आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी जो है आपका सारे जो तत्व हैं उनका जो है नंबर लिखा रहता है, उसमें एक एक करके क्रम से दिया गया है। चलिए, यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के, कब प्रकाशित हुआ था सबसे पहले आवर्त सारणी जो है वो आपका 1869 ईस्वी में के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। जिस आवर्त सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक किसने, दामित्री इवानोविच मेंडलीव द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी, सिंपल भाषा में, ठीक है। उनका पूरा नाम है दमित्री इवानोविच मेंडलीव। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि आपका जो है अकार्बनिक रसायन जल्दी से कवर हो जाए और इस सेशन में इसको समाप्त कर सकें। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, कथन दिया गया है और आपको कारण दिया गया है, तो बताना है इसमें। पहला कथन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। और दूसरा है आपका, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और परमाणु त्रिज्या क्या होती है। इन दोनों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपके सामने, ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी क्या है आपका, ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। और आपका डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता और परमाणु त्रिज्या के बारे में जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आपका किसी परमाणु या अणु की वह ऊर्जा है जो तब तक जारी नहीं होती जब गैसीय अवस्था में एक तटस्थ परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन जोड़कर आयन बनाता है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो आपका जो उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता जो बनती है वो निकष्ट जो रहता है ऊर्जा गैसीय अवस्था में एक तटस्थ परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन जोड़कर आयन बनाता है, उसी कहते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है आपका, परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है आपका। ये आपका अगर परमाणु है और यहाँ पे ये नाभिक है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस दूरी को क्या कहा जाता है आपका, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किससे शो करते हैं, नैनोमीटर। ये 10 माइनस नहीं है, 10 की घात 9, ठीक है, पावर में है। मीटर या एंगस्ट्रॉम जो है इसको किससे दर्शाते हैं, ए पावर में मापा जाता है। आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आमतौर पर
कम हो जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। और वहीं जैसे जैसे आप किसी समूह में नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो कथन के अनुसार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन के अनुसार आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर क्या है आपका सही है। ए क्या है गलत कैसे हुआ कि रासायनिक तत्व के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है एक वर्ग से में सदैव ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, देखा था हमने, कम होती है, बढ़ती नहीं है। और कारण दिया गया है आपका किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। तो आपका सही होगा, ए गलत है परंतु आर जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये देखिए तत्वों की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या होती है, आपका सारे तत्वों को कुछ परमाणु क्रमांक मिला है, उन्हीं के अनुसार उसे जमाया गया है। मेंडलीफ ने पहला आवर्त सारणी दिया था, याद रखिएगा। देखिए इसमें आप देखेंगे ग्रुप 1 में जो है आपका हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है। तो ये सारे ऐसे लाइन से जमे हुए हैं। आपको कभी कभी आप जो है आपको इसमें परमाणु क्रमांक भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा। इसमें जो है अगर आप याद कर सकते हैं तो परमाणु क्रमांक सबका याद रखिए, कितना होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगर आपके पास पहले से है आवर्त सारणी तो उसको देखिए, और इसमें जो है कौन कौन से वर्ग में आता है वो सभी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी जो है कि किसी वर्ग में क्या होता है, नीचे से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सामान्यतः घटती है, जबकि ऑप्शन में क्या था आपका बढ़ती है, जबकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कारण दिया गया था ये सही था, इसलिए प्रकार कथन ये गलत है, जबकि आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न कवर करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप रसायन पढ़ रहे हैं तो आवर्त सारणी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या दिया है, पहला है किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा है आपका तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, अभी देखा था थोड़ा देर पहले हमने। तीसरा है आपका किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इसमें तीन चीजें हैं, विद्युत ऋणात्मकता, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो मैंने बता दिया, और तीसरा है आपका आयनन विभव। ये अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो ये प्रश्न जो आपके लिए बहुत सरल है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी है आपका एक और तीन सही है, और डी है आपका दो और तीन सही है। कथन देखिए और आंसर दीजिए जल्दी से। थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो, लेकिन प्रश्न जो है इसी लेवल के पूछे जाएंगे, इसलिए आप ऐसी जितना आपको बता रहे हैं उसी से ही तैयार कीजिए। नहीं पढ़ना शुरू किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द एग्जाम होगा। क्या होगा देखिए, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार जो है बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम नहीं होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर उसका सिंपल सा सोचिए, परमाणु भार जो बढ़ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी कम होगी। ये बिल्कुल जो है आपका दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। पहला क्या है, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव जो है धीरे धीरे कम होती है, कम नहीं होती है। अगर अनुदिश जाते हैं तो आयनन विभव जो है वो आपका बढ़ती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक कथन गलत हो गया और दो जो बिल्कुल सही है। तीसरा, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहलाती है। नोट कर लीजिए अच्छे से, इलेक्ट्रॉन जो है आपका पृथक करने के लिए दी जाती है जो ऊर्जा परमाणु में, वो आपका क्या होती है, आयनन विभव कहलाती है। और आयनन विभव जो है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। और किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, कम नहीं होती। इसलिए कथन नंबर आपका जो दिया था ए, वो उसमें लिखा था कम होती है, तो ये वो गलत था। क्या होती है, आयनन विभव जो है आवर्त के अनुदिश जाने पर धीरे धीरे बढ़ती है।
और देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में हमने थोड़ा देर पहले पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है किसी परमाणु या अणु की वह ऊर्जा है जो तब तक होती है, जारी होती है जब गैसीय अवस्था में एक तटस्थ परमाणु या अणु जो है उससे इलेक्ट्रॉन जोड़कर आयनन बनाता है, उसे ही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण या एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? कम होती है। ये दूसरा ऑप्शन था, बिल्कुल सही था, दिया गया था। तीसरा देख लेते हैं, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व के परमाणु की सहसंयोजक आबंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति की माप है। इसे इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है, कैसे कि किसी रासायनिक यौगिक में किसी परमाणु की उस क्षमता के रूप में जिस पर वह एक साझा इलेक्ट्रॉन को खुद तक आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता उसी से ही प्रदर्शित होता है। उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? किसी तत्व की वह प्रवृत्ति है जिस पर वह आपसी इलेक्ट्रॉनों को आपसी ओर आबंधित स्थिति में खींचता है। मतलब जो आपका एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो गुण होती है वही आपका क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और देखते हैं कि आवर्त सारणी में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता जो है वो आपका बढ़ती है। ऑप्शन में दिया था आपका घटती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया था, कथन 3, वो भी आपका क्या था? गलत दिया गया था। तो ऐसे याद रखिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करते जाइए भाई, सभी लाइन से कमेंट करते जाइए और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आपको निकालना ही है। देखिए चौथा है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुणधर्म क्या होता है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने आपको ग्रुप बताया कि उसमें जो चौथा समूह, तीसरा समूह, ये सब ग्रुप जो है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है वही को उसी को पूछा जाए कि उस जो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उसका गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक या उदासीन होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद नहीं है, उनके गुणधर्म याद नहीं है, तो ये प्रश्न बिल्कुल आपसे नहीं बनेगा। और अगर आप आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो एक बार में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल है, एक बार में बन जाएगा। क्या होगा देखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तीसरा और चौथा समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुणधर्म क्या होता है? आपको बता देता हूं कि वो उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, उभयधर्मी अर्थात वो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। मतलब अम्ल का गुण भी प्रदर्शित करते हैं और क्षार का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए जो है तीसरे और चौथे समूह को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं उसका तीसरे और चौथे समूह के गुण देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं? आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म ये हैं। क्या है आपका? पहले तीसरे और चौथे समूह कौन है आवर्त सारणी में? तीसरा और चौथा समूह मैंने आपको आवर्त सारणी में बताया था, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए ग्रुप 1 है आपका, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप 2 है, P3 है आपका 4। तो ये ग्रुप जो दिया गया है ऐसे करके 18 ग्रुप बने हुए हैं। उसी के बारे में पूछा गया है कि तीसरा और जो चौथा है उसके ऑक्साइड का क्या गुणधर्म होता है। चलिए एक लिस्ट में पूरा बता देता हूँ कौन कौन से गुण में पाए जाते हैं और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपको अगर तीसरा और चौथा ग्रुप से अगर सब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए समूह, उसी को कहा जाता है ग्रुप 3 और 4 के शीर्ष पर स्थित तत्वों के ऑक्साइड क्या होते हैं? आपका अम्लीय होते हैं। मतलब शुरू में जो आपका दिखाया मैंने ग्रुप 3 में, उसके जो ऊपर स्थित शीर्ष में स्थित तत्व है वो क्या होते हैं? ऑक्साइड अम्लीय होते हैं उनके। और समूह में नीचे जाने पर ऑक्साइड की अम्लीयता जो है वो आपका कम होती जाती है धीरे धीरे, और समूह के निचले भाग की ओर क्या हो जाएंगे? ऑक्साइड अधिक क्या हो जाएंगे? क्षारकीय प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ठीक है, और ये ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी भी होते हैं। तो ये है आपका कि ग्रुप 3 और 4 के जो ऑक्साइड है वो आपका अम्ल के गुण भी प्रदर्शित करते हैं, क्षार के भी गुण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार देखें तो वो उभयधर्मी भी होते हैं। तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो है देख लेते हैं, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिन्हें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? आपका उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बताया मैंने अभी थोड़ा देर पहले। और ये धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण या जल बना देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, अगर पूछ लिया जाए
तो आपसे बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कार्बनिक रसायन भी देखेंगे, कार्बनिक रसायन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका देखिए अकार्बनिक रसायन अभी मैं बता रहा हूँ। कार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक में जो है हम कार्बन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कार्बनिक रसायन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का ही बस अध्ययन किया जाता है, तो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी करा देंगे। पहले अकार्बनिक देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं जल्दी से, क्या पांचवा प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन। भूपरपट्टी पे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनका एक लिस्ट आपको रखना चाहिए और उसको अच्छे से याद करना चाहिए। सबसे ज्यादा और सबसे कम, ये तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन में पूछा गया इन ऑप्शन में कौन सा जो है आपका भूपरपट्टी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्या होगा आपका, याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो है आपका तत्व है। चलिए मात्रा लिख लीजिए इसका, अच्छे से नोट करते जाइए। क्या है, भूपरपट्टी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन कितना है? 46.8% है। नोट कीजिए इसको, अच्छे से नोट कीजिए। दूसरा आपका सिलिकॉन 27.72% है। उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम 8.13%, और उसके बाद आयरन जो है 5%, कैल्शियम जो है 3.65% तथा कार्बन जो है 0.6% पाया जाता है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन न मिले कि आप वहां पर पूछा गया है भूपरपट्टी में सर्वाधिक कौन सा जो आपका तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन न मिले तो दूसरा क्या होगा, सिलिकॉन। या आपको इसको क्रम से जमाने से भी दे सकता है कि सबसे पहले आपका ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट है आपका कार्बन। ऑक्सीजन और कार्बन का तो आपको याद ही रखना है। भूपरपट्टी पर कार्बन का 0.6% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सिंपल है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पहले पूछा गया था कि भूपरपट्टी पर कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वही प्रश्न है आपका। तो भूपरपट्टी पर अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या है, ऑक्सीजन जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रतिशत मैंने बता दिया, आप प्रतिशत नोट कर लिए हैं अच्छे से। इसका आंसर बताइए जल्दी से। सातवां प्रश्न है आपके सामने। सातवां प्रश्न बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम और क्लोरीन। मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, सबका प्रतिशत नोट करवाया हूं, नहीं किए हैं तो फिर से अच्छे से नोट कर लीजिए उसको। क्या होगा, कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए सिलिकॉन प्रतिशत मैंने पहले ही बता दिया था। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व क्या है? सिलिकॉन है। इसकी खोज कब की गई थी? सिलिकॉन की नोट कर लीजिए इसको। 1824 ईस्वी में जे बर्जेलियस द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन चिप का प्रयोग जो है कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में प्रयोग होता है। सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला अगर कोई तत्व है आज की टेक्नोलॉजी में तो वह है आपका सिलिकॉन। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कि ऑक्सीजन के बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है। चलिए आठवां प्रश्न जल्दी से देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करते जाइए सब लाइन से। निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? वही प्रश्न है, अभी देखिए वही प्रश्न नहीं है, सॉरी, आपका पूछा गया है विश्व में। भूपरपट्टी पर पूछा गया था लेकिन ये विश्व में। विश्व में क्या होगा, पूरा आपका ब्रह्मांड पूछा गया कि यूनिवर्सल होल यूनिवर्स में जो है आपका होल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। ऑक्सीजन नहीं हो गए, मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि अभी मैंने भूपरपट्टी पर बता दिया है कि सर्वाधिक मात्रा में जो है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो होल यूनिवर्स में कौन सा तत्व पाया जाता है, कमेंट कीजिए जल्दी से। होल यूनिवर्स में सूर्य को याद रखिएगा, सूर्य में कौन कौन सा होता है आपका? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। तो वो विश्व सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाने वाला है वो आपका है हाइड्रोजन। विश्व में हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। महाविस्फोटक देख लेते हैं, वहां में हाइड्रोजन के बारे में
महाविस्फोटक के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक क्या था, हाइड्रोजन था, तथा 1/4 से कम क्या था, हीलियम था। बताया अभी कि हाइड्रोजन और हीलियम का ही जो संलयन से जो आपका सूर्य में प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसी से याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में विश्व में हाइड्रोजन पाया जाता है। आयतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका है और अधिकांश हाइड्रोजन जो है आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा होगा, आपका हाइड्रोजन होगा। जबकि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा कौन सा है, नोट कराया था मैंने, नहीं किया तो अभी फिर से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 300, 250, 200 या 100? बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे, सरल है। वही पूछा गया है, रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, मतलब आपका जो आवर्त सारणी में दिया गया है जिसकी खोज अब तक हो गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर आपका 118 अभी तक हो गया है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लगभग 100 जो है तत्वों की खोज हो चुकी है। अगर 150 से ऊपर रहता तो हम 200 आंसर लेते, यहाँ पर 118 है, ऑप्शन में नहीं है ऐसा, इसलिए इसको 100 लिया गया है। चलिए, रासायनिक तत्व ऐसे उन सब शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं तथा जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक में रसायन संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी है। तो सही आंसर होगा आपका 118। अभी वर्तमान का उसमें ऑप्शन में आपको 100, 200, 300 ऐसा दिया था, इसलिए आंसर लिया गया है 100 को। ठीक है, याद रखिए। चलिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व नहीं है? सॉरी, मूल तत्व है पूछा है, नहीं है नहीं पूछा है, मूल तत्व है पूछा गया है। तो बताइए, इसमें आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा तत्व वहां पर आपको देखने को मिलता है। मूल तत्वों के बारे में पूछा गया है, रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। कुछ लोग रेत लगाएंगे, तो रेत नहीं है इसका आंसर। ठीक है, रेत नहीं होगा। कौन सा मूल तत्व है आपका? हीरा। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन क्या है आपका? तत्व है जो कि आवर्त सारणी में दिया गया है। तो हीरा जो है रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत क्या है? मुख्यतः सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, इसलिए है। और संगमरमर जो है कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का है। और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, तत्व नहीं है। तत्व और यौगिक में आपने अंतर 10वीं या जो भी 10वीं में खासकर ये पढ़ाया जाता है छोटे क्लासों में, तो आपका यौगिक और तत्व में अंतर पता होना चाहिए। जो हीरा जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप है, याद रखिएगा, तत्व है वो, इसीलिए हीरा को क्या लिया गया है? आपका तत्व लिया गया है। हीरे की खनिजी बनावट के बारे में पूछा गया अगले प्रश्न में। हीरा जो है, हीरे की खनिजी बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकेल या जस्ता? सरल है बिल्कुल। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा कि हीरा जो है किसका अपरूप है? आपका कार्बन का अपरूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन जो है हीरे की खनिजी बनावट के बारे में बताती है। चलिए, हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का ही शुद्धतम रूप है और क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय, इसे क्या कहा जाए? शुद्धतम रूप या क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलीय अपरूप है। यह एक क्या है? मूल तत्व है। रेत मुख्यतः किसका है? सिलिकॉन और, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, रेत किसका है पूछ सकता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यौगिक है। सिलिकॉन जो है देखे होंगे आप, रेत को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो चमकता है थोड़ा थोड़ा वही आपका सिलिकॉन होता है। संगमरमर जो है आपका कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का। एक एक नोट करते जाइए। रेत का लिख लीजिए सिलिकॉन और ऑक्सीजन, फिर आपका संगमरमर का कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ क्या होता है? ऑक्सीजन ही है बस। शक्कर में क्या क्या है? शक्कर में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? यौगिक है। प्रश्न पूछ सकता है कि आपका रेत जो है किन यौगिकों का मिश्रण है? 2 ऑप्शन दे देंगे आपके सामने। उसके बाद पूछ सकते हैं संगमरमर जो है, संगमरमर किस का यौगिक है, किसका यौगिक है?
और पूछ लिया जाएगा अगर शक्कर जो है किसका है, शक्कर तो बहुत इंपॉर्टेंट, शक्कर पूछ सकता है कि शक्कर जो है मुख्यतः किसका यौगिक है, तो किसका है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है पूछा है, धातु, अधातु, गैस, उपधातु। सरल है प्रश्न बहुत। तत्व नहीं है कौन सा, आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, एक एक आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर तत्व का या धातु का जो है आपको नंबर याद होना चाहिए, कम से कम जितना जरूरत है हमको उसका याद होना चाहिए, पूरा तो नहीं रट सकते, कुछ ट्रिक होते हैं, आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्या होगा आपका तत्व कौन सा नहीं है इसमें से, गैस जो है आपका तत्व नहीं है, देखेंगे आवर्त सारणी में आपको धातु मिलेगा, अधातु मिलेगा, अर्थात वो धातु नहीं होते, उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु के गुण क्या क्या होते हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि इनमें कौन कौन सा जो है आपका गुण पाया जाता है धातु और अधातु में। तो आवर्त सारणी में जो है रासायनिक तत्व की क्या है, आवर्त सारणीबद्ध तालिका है, इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, मतलब परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2 पर कौन सा है, ये सारे उसमें लाइन से लिखे हुए हैं। मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि आवर्त सारणी कौन सा है, उसी के हिसाब से आपको याद करना है। दिखा दूंगा एक बार और फिर से, व्यवस्थित किए गए आवर्त सारणी में समान परमाणु संरचना वाले तत्व क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब आपका आवर्त सारणी जो ऐसे बना हुआ है, ऊर्ध्वाधर मतलब आपका ये है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रदर्शित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना 18 समूह 7 आवर्त है, मैंने दिखाया था, और इसमें वर्तमान में टोटल कितने 118 रासायनिक तत्व हैं, याद कर लीजिएगा। ये भी समूह 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने भी दिखाया था आपको कि टोटल कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं। चलिए देख लीजिए, आवर्त सारणी दिखा देता हूं आपको एक बार फिर से। देखिए आवर्त सारणी में दिया गया है, ये लिखा है आपको दिख रहा होगा 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। यहाँ पर जो आपका ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल है उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। टोटल कितने वर्ग हैं आपका 18 वर्ग है। और अगर देखें तो पीरियड जो है आपका क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल 7 आवर्त है। तो ये याद रखिएगा कि कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। तो इसमें दिया गया है, इसमें कौन कौन से वर्ग 1 के समूह में क्या क्या गुण होते हैं वो याद अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। वर्ग 2 में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उसको अच्छे से पढ़िए। वर्ग 3 में और 4 में जो आपका प्रश्न मैं दिखाया था कि इसमें कौन कौन सा अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी, इस बारे में 5 6 इसी प्रकार 18 समूह में आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ पढ़े ना पढ़े, आप वर्ग 1 पढ़िए, 2 पढ़िए और आपका वर्ग 18, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन में आपका वर्ग 14 जो है, जिसमें आपका कार्बन के बारे में पूरा दिया गया है लाइन से, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कितना परमाणु क्रमांक है, उसी से ही आप देखेंगे तो आपसे जो है रासायनिक आवर्त सारणी से प्रश्न बन जाएंगे। और इसमें सिंपल से सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा आवर्त सारणी से, लेकिन ये है कि क्रम आपको याद रखना है, कौन सा परमाणु क्रमांक किस तत्व का कितना होता है। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हीलियम का कितना होता है 2 होता है। कार्बन का पूछ लिया जाता है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है। तो ये जो है आपका परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से आप इसको याद करेंगे, एक एक लाइन से याद करेंगे। सोडियम का कितना होता है, समस्थानिक वाला जो है आप पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया था कि कार्बन के जब तक आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं होंगे, आपका रसायन का जो सारे चैप्टर है अधूरा रहेगा। इसमें आप तत्वों को ही पढ़ना है, और तत्वों के लिए क्या होना चाहिए, आपको सभी का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन लंबा नहीं करेंगे, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।